नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है BECC 145 जो BECE 145 ठीक है। सब्जेक्ट कोड आपका ये है और इसको हम कहेंगे इंडियन इकोनॉमी पार्ट 1। ओके, तो यूनिट 1 है हमारा इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो क्लास 12th में भी आपने इसके बारे में पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी में कि इकोनॉमी जो थी हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पे उसकी क्या कंडीशन थी। इस चैप्टर में हम वही देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडियन इकोनॉमी जो है उसमें एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी, इंडस्ट्रीज की क्या कंडीशन थी, करेंसी एंड फाइनेंशियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी, उसके बाद स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे। देखिए, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। स्टेट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर को क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी एग्रीकल्चर सेक्टर को इंडिपेंडेंस के टाइम पे। इंडियन इंडस्ट्री जो थी उसने कैसे सफर किया था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। करेंसी और फाइनेंशियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी। इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा और प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ मैक्रो एग्रीगेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखिए, ब्रिटिश रूल के पहले इंडिया जो थी ना वो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी और मतलब यहाँ पे ना मतलब गोल्ड, प्रीशियस स्टेम, स्टोन्स, जो मतलब ये सारी चीजें जो है ना वो लार्ज एक्सपोर्ट किया जाता था। गोल्ड हम एक्सेप्ट करते थे, प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन्स जो थे उनका एक्सचेंज होता था। इनकी जो डिपेंडेंसी थी वो इंपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा मिनिमल थी, मतलब कम थी। तो इकोनॉमी जो था ना हमारा लार्जली रूरल बट वॉज इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सस्टेन। हमारी जो इकोनॉमी थी वो सेल्फ सस्टेन थी, किसी पर डिपेंड नहीं थी, इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, और जो किंग जो थे ना पेट्रोनेज टू आर्टिस्ट, आर्टिस्ट वगैरह स्कल्पचर्स और वीवर्स इनको काफी सुविधाएं प्रोवाइड करते थे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मोड जो था वो उस टाइम पे लिमिटेड था क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास रेलवे नहीं था। अब ये ब्रिटिश टाइम पे आया रेलवे, कब आया, 1853 में। ठीक है, पहला जो ट्रेन चला था वो बॉम्बे से थाने तक चला था 1853 में। तो ट्रेड जो था वो लिमिटेड था क्योंकि हमारे पास ना ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड था। ठीक है, बट एवरी रीजन हैज इट्स ओन स्पेशलाइजेशन, लेकिन हर एक रीजन का अपना एक स्पेशलाइजेशन था। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या हो गया कि भाई बहुत सारा जो रुपया पैसा था वो इंडिया से बाहर चला गया, है ना। मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैव इट्स रूट टू द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, ज्यादातर जो अभी हम देख रहे हैं प्रॉब्लम्स इंडियन इकोनॉमी में वो क्यों हुआ है, पॉलिसीज जो ब्रिटिश रूल ने बनाया उसकी वजह से। तो इसमें हम ये देखेंगे कि 1947 में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो हमारा आया है पॉइंट वो है इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये 12th में भी आपका ये चैप्टर है। तो इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी जो था ना पूरा अंडर डेवलप था। हमारा जो पर कैपिटा इनकम था वो काफी लो था, नेशनल इनकम भी लो था और इसके पीछे क्या थी, रीजन थी गरीबी, है ना। गरीबी बहुत ज्यादा थी इंडिया में उस टाइम पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम वाज नॉट इक्विटेबल एंड हेंस द गैप बिटवीन वेल्दी एंड पुअर वाज हाई। ठीक है, तो नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन था ना वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं था और जो अमीर था वो बहुत ज्यादा अमीर था और जो गरीब था ना बहुत ज्यादा गरीब था। कुछ ही अमीर लोग बचे हुए थे, वो वर सर्विंग इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम कर रहे थे। ओन्ड सम इंडस्ट्री, या फिर उनके अपनी कोई इंडस्ट्री थी और वो लार्जर शेयर जो था वो नेशनल इनकम का वही लोग देते थे और ज्यादातर जो पॉपुलेशन थी ना वो गरीब थी। ठीक है, और उनका शेयर जो था वो काफी ज्यादा स्मॉल था। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वो ऑब्जर्व बोथ इन रूरल एंड अर्बन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, है ना। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की जो इनइक्वालिटीज थी वो ऑब्जर्व की गई रूरल और अर्बन सेक्टर दोनों में। ज्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो डिपेंडेंट थी ऑन एग्रीकल्चर फॉर ऑक्यूपेशन, है ना। ऑक्यूपेशन यानी कि काम काज के लिए ज्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो डिपेंडेंट थी। कुछ जो इंडस्ट्रीज थी वो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस कर रही थी। बेसिक की इंडस्ट्री जो थी वो बहुत कम थी, मतलब
इंडस्ट्रीज नहीं थी यहाँ पे। और उस टाइम पे ना वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया जो है ना उसने डिफरेंट वॉरफेयर एंड कंज्यूमर गुड्स ड्यू टू लैक ऑफ रियल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इंडियन इंडस्ट्री डिड नॉट डेवलप मच। क्योंकि देखो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना इंडिया ने मतलब हमारा ह्यूमन कैपिटल भी काफी ज्यादा उस टाइम पे एक्सपोर्ट किया था यहाँ से, ठीक है। और बहुत सारी चीजें इंडिया से गई थी, तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, है ना। तो हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो डेवलप नहीं थी और डेवलप हो भी नहीं पाई उस टाइम पे। मशीनरी का जो प्रोडक्शन था कंट्री में वो बिल्कुल नेग्लिजिबल था, बिल्कुल नहीं था, मतलब यहाँ पे मशीनरी थी ही नहीं, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, हैंडीक्राफ्ट पे डिपेंड थे पूरे के पूरे। एग्रीकल्चर भी हमारा बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि नील की खेती करवा करवा के ना आधी तो जमीन हमारी बंजर कर दी गई थी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हमारा बहुत अच्छा नहीं था, तो मतलब नहीं था कुछ भी उस तरीके से। तो ओनली कैपिटल इंडस्ट्री जो उस टाइम पे थी वो थी स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, जो 9 लाख टन प्रोड्यूस करती थी। और ये टाटा इंडस्ट्री की बात हो रही है। द कंट्री पोजेस्ड अबंडेंट स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। तो मतलब अपनी कंट्री में ना बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा था, लेकिन उन रिसोर्सेज को ना यूटिलाइज करना नहीं आता था। तो वो हमें इस्तेमाल ही नहीं करना आता था क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं थी, क्योंकि हमारे पास मशीनरी नहीं थी। तो हमें पता ही नहीं था कि भाई इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसकी वजह से क्या हो गया कि ना पूरे में अनएम्प्लॉयमेंट थी, गरीबी थी, भुखमरी थी इंडिया में, बिल्कुल मतलब जिस टाइम पे आजादी मिली हम लोगों को। तो ये सारी चीजें, ये सारे मेन प्रॉब्लम्स थे उस टाइम पे। सूखा पड़ गया, है ना, उसकी वजह से खाने की शॉर्टेज हो गई, ठीक है। तो लोग जो है ना भूखमरी से काफी लोग मर गए। तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो है मतलब पॉवर्टी का जो सर्कल है ना वो, जैसे एक पीढ़ी के बाद दूसरा पीढ़ी भी गरीब होगा, तो ये जो पॉवर्टी का विशियस सर्कल है ये काफी सालों तक ऐसे ही चलता रहा। 40% जो पॉपुलेशन थी वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही थी, सोचिए मतलब कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। लेड टू लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लो ह्यूमन डेवलपमेंट भी हमारा काफी कम था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफी ज्यादा लो था। तो इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी ना वो एकदम रुक गई थी, ठीक है। अब बिगेस्ट जो फाइट था फॉर कॉमन मैन वाज हंगर, है ना। जो आम आदमी था वो किस चीज से लड़ रहा था, भूख से। वाइड स्प्रेड डिजीज, है ना, बीमारियां फैल रही थी। हेल्थ, एजुकेशन एंड दूसरे जो डेवलपमेंटल पैरामीटर्स थे वो काफी ज्यादा कमजोर थे, लो थे, ठीक है। सेक्टर वाइज द इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन मोर डिटेल्स हम इसको देखेंगे। पहला जो है हमारा क्या है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर जो है वो मेन सेक्टर था इंडियन इकोनॉमी का। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे 85% जो पॉपुलेशन था वो डिपेंड करता था एग्रीकल्चर पे फॉर देयर लाइवलीहुड, अपने लाइफ को चलाने के लिए, अपनी आजीविका के लिए वो 85% लोग जो थे ना वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। लेकिन जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था नेशनल इनकम में वो 50% था। तो नेट सोन एरिया एस्टिमेटेड अबाउट 127 मिलियन हेक्टेयर्स, ठीक है, फॉर्म्ड अबाउट 43.6% ऑफ टोटल रिपोर्टेड लैंड एरिया ऑफ द कंट्री, है ना। तो मतलब कितनी जमीन पे खेती होती थी, जितनी जमीन थी हमारी उसके 43.6% जो जमीन है उस पे खेती की जाती थी, ठीक है। फूड क्रॉप्स वर कल्टीवेटेड ऑन 3/4 ऑफ टोटल कल्टीवेटेड लैंड, जितना भी लैंड था उसके 4 में से तीसरे हिस्से पे खाने की फसलें उगाई जाती थी, ठीक है। और 1/4 पे ना कैश क्रॉप्स, यानी कि जैसे तंबाकू हो गया या फिर बेचने वाले जो क्रॉप्स होते थे, शुगर केन हो गया, राइस हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें उगाई जाती थी। इम्पोर्टेड फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड वर, इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड क्या थे, इंपॉर्टेंट जो फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते थे वो थे व्हीट, राइस, मिलेट, शुगर केन, कॉटन, जूट। ये 3 इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स थे। जैसे शुगर केन, कॉटन और जूट, ये 3 इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स थे जिनको उगाया जाता था 1/4 लैंड पे, ठीक है। और 3 पे मतलब आपका गेहूं, चावल यही सब उगता था। तो इंडियन अकाउंटेड फॉर अबाउट 32% ऑफ वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन ऑफ ग्राउंडनट, है ना। वर्ल्ड में जितना ग्राउंडनट प्रोडक्शन होता है उसका 32% जो है ना इंडिया करता है।
41% जूट करता है, 27% राइस करता है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो ग्राउंडनट का और शुगर केन का, कौन? इंडिया। और ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, यूएसए के बाद और चाइना के बाद। ठीक है, फिर भी जो हमारा आउटपुट है, अगर हम हेक्टेयर में कैलकुलेट करें, इट वाज अमंग वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में सबसे कम है। ब्रिटिश रूल के टाइम पे ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट की कमी की वजह से डिफरेंट ऑक्यूपेशन जैसे कि आर्टिशियन, क्राफ्ट्समैन, ये सब किस पे डिपेंड करते थे? एग्रीकल्चर पे, फॉर देयर लाइवलीहुड, है ना, अपने जीवन की जीविका चलाने के लिए। ब्रिटिश जो है उसने फॉलो किया अलग अलग प्रैक्टिसेस ऑफ लैंड रेवेन्यू के अलग अलग प्रैक्टिसेस को फॉलो किया अलग अलग स्टेट्स में। इंडिया के फार्मर जो थे वो सपोज टू प्रोवाइड हाई लैंड रेवेन्यू, है ना, फार्मर्स जो थे वो ज्यादा लैंड रेवेन्यू प्रोवाइड करते थे, बट द गवर्नमेंट डिड नथिंग टू मेंटेन टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी। लेकिन गवर्नमेंट ने ना, देखिए लैंड रेवेन्यू वो लोग देते थे, लेकिन ना गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ नहीं किया कि भाई उनकी लैंड की फर्टिलिटी को बढ़िया किया जाए या फिर उनको इरिगेशन फैसिलिटी दी जाए जिससे कि वो लोग अपनी सिंचाई वगैरह कर सके, है ना। तो उस टाइम पे लैंड रेवेन्यू मेन तीन चल रही थी, थ्री डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम। पहला था आपका जमींदारी सिस्टम, ठीक है, दूसरा था महलवारी सिस्टम और तीसरा था रैयतवारी सिस्टम। ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम कितना था? 58%, मतलब जो टोटल लैंड था उसका 58% जो था उस पे जमींदारी सिस्टम चलता था, और 38% ऑफ लैंड पे ना रैयतवारी सिस्टम चलता था, और बाकी 4% जो एरिया था वहां पे महलवारी सिस्टम चलता था। ठीक है, लेटर टू सिस्टम बाद में लैंड रेवेन्यू के सम डेवलपमेंट वाज अंडरटेकन टू रिवाइव द फर्टिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर। कुछ डेवलपमेंट किए गए कि भाई एग्रीकल्चर की फर्टिलिटी को बढ़ाया जाए, लेकिन जमींदारी सिस्टम में जमींदार जो थे ना वो सिर्फ अपना रेवेन्यू कलेक्ट करने पे ध्यान देते थे। ठीक है, तो जमींदार जो थे उनको परेशान करते थे, जितना मतलब हो सके उनसे रेंट लेना हो तो लेते थे, एज दे कुड फ्रॉम कल्टीवेटर्स लिविंग नो सरप्लस। उनके पास कुछ बचता ही नहीं था एक्स्ट्रा कि भाई वो अपना मतलब नेक्स्ट खेती वगैरह स्टार्ट कर सके। इसकी वजह से नो इंसेंटिव फॉर द कल्टीवेटर्स फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन देयर फार्म्स, मतलब उनके पास ना कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचता था जिससे कि वो अपनी फार्म्स में इन्वेस्टमेंट करके उसको और अच्छा बना सके। ठीक है, अ कैनाल नेटवर्क हैड बीन लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट के द्वारा एक कैनाल नेटवर्क बनाया गया। ठीक है, लेकिन ये काफी नहीं था, 17% एरिया जो था इसको बेनिफिट मिल रहा था सिर्फ। और कुछ स्टेट जैसे कि हो गया पंजाब हो गया, कैनल इरिगेशन सिस्टम वाज इनिशिएटेड, स्टार्ट किया गया, लेकिन दूसरे स्टेट्स में कोई फायदा नहीं हुआ इन दिस डायरेक्शन, इस कैनल इरिगेशन सिस्टम से। तो ये जो है ये नेग्लेक्ट किया गया वाज वन ऑफ द मेजर रीजन, है ना, इसका सबसे बड़ा कारण था फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर के पिछड़ापन जो था ये इसका सबसे बड़ा कारण था। तो जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर सेक्टर का 50% था जीडीपी में। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन एंड इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैव बीन फोकस्ड अपॉन। ठीक है, इस पे फोकस किया जाना सबसे ज्यादा जरूरी था इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो कल्टीवेशन को बढ़ाया जाना चाहिए, है ना। तो उसको प्रमोट करने के लिए ओनली विद इंक्रीज सोर्स ऑफ इरिगेशन, आप कब कर सकते हो? जब सिंचाई सही मात्रा में होगी, सिंचाई अच्छे से होगी। लेकिन जो हमारे इरिगेशन के सोर्सेज थे वो लिमिटेड थे कुछ स्टेट्स में। तो एग्रीकल्चर को जो है ना काफी ज्यादा मतलब सफर करना पड़ा। उसकी वजह से क्या हो गया कि आउटपुट पर हेक्टेयर जो था ना वो काफी ज्यादा कम होता था, तो फार्मर्स की इनकम जो थी वो काफी ज्यादा कम थी और लैंड रेवेन्यू काफी ज्यादा था। तो उसकी वजह से अब देखो लैंड रेवेन्यू उनको फिल करना ही है, उनको भरना ही है लैंड रेवेन्यू, तो इसलिए फार्मर जो थे ना वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो अपने फार्म्स में इन्वेस्टमेंट कर सके। और गवर्नमेंट जो है उसने कुछ ज्यादा किया नहीं कि भाई सॉइल की हेल्थ को देखा जाए या फिर इरिगेशन को प्रमोट किया जाए या फिर कुछ एग्रीकल्चर मेथड्स बताया जाए। तो उनको बस पैसा लेने से मतलब था, उनको कुछ इसके बदले में वो लोग ना कुछ उनको सुविधाएं नहीं दे रहे थे। तो बाद में क्या हो गया, एज ओल्ड टेक्निक जैसे कि स्लैश एंड बर्न टेक्निक, है ना, जैसे जहां पे एक जगह पे खेती को जला देते हैं, मतलब वो जो जंगल होता है उसको जला के वहां पे जो खेती करते हैं, ठीक है,
तो ये चीज स्टार्ट होने लग गई, जिससे कि ना सॉइल हेल्थ को और अच्छा किया जा सके कि भाई अब इस जगह पे हमने बहुत दिन तक खेती कर ली, अब यहाँ नहीं करेंगे, अब नई जगह पे जाएंगे, वहां पे जो जंगल वगैरह है उसको जला के और फिर वहां पे खेती शुरू करेंगे, क्योंकि वहां की जमीन हम ज्यादा उपजाऊ है, तो ज्यादा लैंड इसके लिए जरूरी पड़ता था। ठीक है, टू इंक्रीज फार्म इनकम। लेकिन फार्मर जो है कुड नॉट लीज एनी लैंड इवन फॉर सब मंथ। अब पुराने टेक्निक्स थे प्रोडक्शन के जो टेक्निक्स थे वो काफी पुराने थे, उसकी वजह से प्रोडक्शन जो थी वो इंक्रीज हो नहीं रही थी। अब आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन आया इंडिया में 1960s में, तो उसके बाद जो इंडिया का जो वो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना वो अचानक ग्रो हुआ, है ना। तो आयरन टूल्स जो थे एग्रीकल्चर में, उन्होंने प्रिमिटिव वुडन प्लो को चेंज कर दिया। ठीक है, बट दिस वाज ओनली टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। लेकिन सिर्फ एक यही इकलौता टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन था कि भाई आयरन टूल का इस्तेमाल जो है ना वो यूज होने लग गया। तो एग्रीकल्चर वाज प्रीडिमेंटली डिपेंड ऑन मॉनसून फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के मामले में तो भाई अभी भी मॉनसून पे ही डिपेंड था हमारा पूरा का पूरा एग्रीकल्चर। ठीक है, अब ये जो चार रीजन है ना, पंजाब, मद्रास, वेस्टर्न यूपी और सिंध, ये अपना स्टार्ट कर सकते थे वेस्टलैंड इनटू एग्रीकल्चर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के डेवलपमेंट की वजह से। तो इस टाइम पे इंडिपेंडेंस में इरिगेशन फैसिलिटी जो थी वो मिसिंग थी ज्यादातर कंट्रीज में। कैनाल इरिगेटेड एरिया जो था पंजाब और सिंध में हैड गॉन टू पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में हो गया था। लैक ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो था वो पूरा कमर्शियल नहीं था। ब्रिटिश पीरियड में जो ट्रेडिशन था टू प्रोड्यूस कमर्शियल क्रॉप्स, है ना, कमर्शियल क्रॉप्स उगाया जाए, जैसे कि शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, कमर्शियल क्रॉप्स वो होते हैं, अफीम हो गया, ओपियम। ठीक है, तो ये चीजें शुरू हो गई कि भाई आप ये चीजें उगाओ जिससे कि आपको ना फायदा हो, आपको पैसा मिले। ठीक है, तो ये चीजें स्टार्ट हो गई। अब इस जो इंडस्ट्रीज थी ना, लाइक जूट, कॉटन, टेक्सटाइल, मतलब ये भी इसको सपोर्ट करने लग गई। हाउ एवर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, पार्टीशन के टाइम पे ज्यादातर फर्टाइल एरिया जो था जूट कल्टीवेशन वेंट टू ईस्टर्न पाकिस्तान। अब वो ईस्टर्न पाकिस्तान में चला गया। तो देखो इंडिया में क्या बचा, कुछ नहीं उस टाइम पे। उसके बाद इंडस्ट्रीज की अगर बात करें ना, तो ब्रिटिश के टाइम पे, रूल के समय पे, इंडस्ट्रीज जो थी ना इंडिया में थी ही नहीं, लगभग ना के बराबर थी। ठीक है, बहुत कम इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, देयर वर ओनली फ्यू इंडस्ट्रीज कंसेंट्रेटेड इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में थी। अब इंडस्ट्रीज ज्यादातर थी भी ना, तो कैसी इंडस्ट्रीज थी, वही स्टील इंडस्ट्री हो गई, ठीक है आपकी, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई। ठीक है, और रेलवे का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो 1853 में हुआ था। तो ये इंडस्ट्रीज को एक्सपेंशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी था रेलवे, है ना। अब 1947 तक कितने 42 रेल सिस्टम्स थे इंडिया में, फिर भी जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो रुका हुआ था, एकदम स्टैग्नेंट था। तो इंडस्ट्रीज वर कन्फाइंड टू बी लिमिटेड रेंज में थी इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे देखिए उस टाइम पे जो पीरियड अप टू 1905 1905 तक ग्रोथ देखा जाता है मॉडर्न कॉटन, टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्री में, जो कि अब महाराष्ट्र, गुजरात में है एज मेजर सेंटर्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द कंट्री। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री जैसे कि केमिकल, सीमेंट, फर्टिलाइजर, मिनरल एसिड, ये सब चीजें भी 20th सेंचुरी में स्टार्ट हो गई। बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, न्यू फेज ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल हिस्ट्री स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियल आउटपुट जो था, लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो फैला और कुछ डाइवर्सिफिकेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जनरल इंडेक्स ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, है ना, आउटपुट का जो मैन्युफैक्चरिंग था वो एकदम से इंक्रीज हो गया। फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट जो था वो भी इंक्रीज हुआ। तो जो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कुड नॉट पिक अप ड्यू टू लैक ऑफ इंडस्ट्रियल बेस और कैपिटल इंडस्ट्री। ठीक है, टिस्को टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो थी वो स्टार्ट हुई आपकी कब, 1905 में। ठीक है, जमशेदपुर। ठीक है, जमशेद जी टाटा के नाम पे ही जमशेदपुर रखा गया, और इन्होंने कई जगह पे कई इंडस्ट्रीज में ट्राई किया। ठीक है, द टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया ऑल्सो प्लेड इट्स रोल इवन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टिस्को। इंजीनियर्स हैड टू बी कॉल्ड फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से बुलाए गए इंजीनियर्स
और इसकी फाउंडेशन रखी गई टिस्को की, ठीक है। मेजर सेटबैक ऑफ इंडियन इंडस्ट्री रिजल्टेड फ्रॉम पार्टीशन। अब जो कॉटन जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, सफर्ड द मोस्ट, सबसे ज्यादा सफर किया इन्होंने। और ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड थे? एग्रीकल्चर पे थे, क्योंकि इसके रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे? एग्रीकल्चर से ही आएंगे। अब रॉ जूट जो है वो प्रोड्यूसिंग एरियाज वो पाकिस्तान में चले गए, लेकिन मिल्स वर लोकेटेड इन इंडिया। लेकिन मिल जो थे वो तो इंडिया में थे। तो क्या हो गया? पार्टीशन के बाद ये जो मिल्स थे ना, ये रॉ मटेरियल जब था ही नहीं तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? तो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन के समय पे टोटल 112 जूट मिल जो थे वो इंडिया में ऑपरेट हो रहे थे। 85% ऑफ द टोटल जूट ग्रोइंग रीजन, और 85% जो जूट था वो कहाँ ग्रो हो रहा था? बांग्लादेश में। तो सिमिलर थिंग यही हुआ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स के साथ, ठीक है, कि वो पाकिस्तान का पार्ट बन गए। अब इसीलिए इंडिपेंडेंस के बाद लेबर ऑफ दीज मिल्स गॉट अनएम्प्लॉयड। अब इनको सामान ही नहीं मिलेगा तो ये क्या बनाएंगे? तो इसकी वजह से ना पॉवर्टी जो है ना वो काफी ज्यादा बढ़ने लग गई, ठीक है, न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया में। कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर जस्ट 6.6। देखिए 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर जो होता है ना वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता है। सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, और टर्शियरी सेक्टर को हम कहेंगे सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो जो सेकेंडरी सेक्टर था वो 6.6% ही दे रहा था जीडीपी का, एंड 274 मिलियन इन 1941, ऑफ विच 60.2% वर इन वर्किंग एज ग्रुप, ठीक है, ऑफ द कंट्री। तो 15 से 59 ईयर्स तक के जो लोग थे वो कितने परसेंट थे इंडिया में? 60.2%, यानी कि हमारी जो ज्यादातर पॉपुलेशन थी वो यंग थी, ठीक है। वो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे। अब ये सारे क्या हो गए? सारे अनएम्प्लॉयड हो गए मोस्टली, ठीक है। तो मेन रीजन यही था, हाई डिपेंडेंसी ऑफ इंडिया इंपोर्ट्स पर्टिकुलरली फॉर कैपिटल गुड्स, ठीक है। इंडिया की जो डिपेंडेंसी थी वो इंपोर्ट्स पे थी, कि भाई बाहर से जो गुड्स आएंगे उस पे डिपेंडेंसी थी। तो इन फैक्टर्स की वजह से जब इंडिया को फ्रीडम मिली तो ट्रेड डिफिसिट वाज द मेजर चैलेंज फेस्ड बाय न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने यही वाली प्रॉब्लम आ गई कि भाई अब इनको कैसे इस प्रॉब्लम से निकला जाए। उसके बाद बात आती है करेंसी एंड फाइनेंशियल सेक्टर की, कि भाई इंडिया में ना करेंसी के नाम पे पहले जो है ना सिल्वर कॉइन यूज होते थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि जैसे यहाँ पे अभी हम 10 रुपए 20 रुपए के नोट है हमारे, उस टाइप से नहीं था। देखिए, तो ब्रिटिश रूल से पहले अलग अलग प्रोविंसेस जो थे इंडिया के, उनकी अलग अलग करेंसीज थी, है ना, अलग अलग, क्योंकि पूरी कंट्री एक नहीं थी उस टाइम पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन करेंसी का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया? ब्रिटिश लेके आया, ठीक है, जब इनको ट्रेड करना था यहाँ पे और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना था। तो भाई सेम करेंसी रहेगी तो रेवेन्यू कलेक्ट करने में भी आसानी रहेगी। तो इंडिया जो था ना उस टाइम ऑन अ मोनोमेटेलिक सिल्वर स्टैंडर्ड, मतलब सिल्वर कॉइन्स ही था सर्कुलेशन में 1835 से 1893 तक। इसका मतलब था यहाँ पे सिल्वर की जो डिमांड थी ना वो काफी ज्यादा हाई थी, नीड ऑफ सिल्वर इंपोर्ट, ठीक है। तो सिल्वर का इंपोर्ट भी जरूरत पड़ता था ज्यादा। इसकी वजह से इंडिया का जो बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो काफी ज्यादा हाई था, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिशिएंट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज इन प्राइस ऑफ सिल्वर, सिल्वर का जो प्राइस है ना वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया फरवरी 1920 में। उसकी वजह से एक्सचेंज स्टेबिलिटी को मेंटेन करना काफी टफ हो गया। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश जो थे उन्होंने पेपर मनी इंट्रोड्यूस किया। अब पेपर करेंसी जो एक्ट जो था 1861 में आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया मोनोपोली ऑफ नोट इशूड थ्रू आउट द वेस्ट एक्सपेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यानी कि अब ये जो नोट है ना ये सिर्फ छापने का जो कहते हैं ना कि मोनोपोली, मतलब एक ही कंपनी छाप सकती है, मोनोपोली हो गया, मतलब एक ही जो जगह होगी वहीं पे नोट छपेंगे। तो उसकी वजह से ब्रिटिश को काफी ज्यादा, मतलब वास्ट एक्सपेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम। उस टाइम पे इंडियन रुपी जो था ना लिंक टू ब्रिटिश पाउंड, पाउंड से जुड़ा हुआ था। इसकी जो वैल्यू थी वो was at par with American dollar. This helped Indian domestic as well as foreign trade to develop. ठीक है। अब उस टाइम पे फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या था? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, फाइनेंशियल मार्केट थे, इंस्ट्रूमेंट थे, विद हेल्प इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन। बैंकिंग सेक्टर जो था वो विजिबल था विद ओनली फ्यू बैंक्स, कुछ ही बैंक्स के साथ।
बैंक्स वर नॉट इजीली एक्सेसिबल टू द मासेस, मतलब ज्यादातर लोग जो है ना वो बैंक जा ही नहीं पाते थे। ज्यादा सोर्स ऑफ लेंडिंग, मतलब जब लेना है किसी से उधारी तो बैंक नहीं जाते थे लोग, किससे लेते थे? जमींदारों से पैसा लेते थे। अब यहाँ पे ना वो लूप में फंस जाते थे, जमींदारों से पैसा लेते थे, उनका ब्याज चुकाते 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 3-4 पीढ़ियां खत्म हो गई, लेकिन ब्याज नहीं खत्म होता था। तो फर्स्ट बैंक जो इंडिया में सेटअप किया गया वो 1786 में किया गया। तो डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर वाज काफी स्लो, ठीक है, स्लो था यहाँ का डेवलपमेंट। बाद में 3 बैंक एस्टेब्लिश किए गए अलग अलग प्रेसिडेंसीज में, ठीक है, बंगाल, कलकत्ता और मद्रास। कंपनीज एक्ट 1930 आया, a few sections relating to joint stock bank, but there was no special legislation for commercial banking. The amended Indian Companies Act of 1936 added many provisions related to minimum capital, cash reserve requirements, अदर ऑपरेटिंग कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मतलब क्या हो गया, कमर्शियल बैंक जो इंडिया में, देयर वाज नो इंटीग्रेटेड स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया टिल 1949, ठीक है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था ना वो 1935 में बना, प्राइवेट कंपनी की तरह, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। अब अथॉरिटी जो थी वो आरबीआई की, वो was extended to frame monetary policy, ये थी कि भाई वो मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सटेंड बना सकता है, जो भी पॉलिसी है उसकी, आरबीआई के पास ये अथॉरिटी थी। लेकिन फोर्स टू परस्यू अ गवर्नमेंट इनिशिएटेड लो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, लेकिन भाई उसको जो है ना गवर्नमेंट का स्टार्ट किया हुआ लो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी वगैरह जो है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द वॉर लो टू एक्सपेंड मनी, सप्लाई थ्रू एक्यूमुलेशन ऑफ स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज बैलेंसेस, मतलब वो गवर्नमेंट से फ्री होके काम नहीं कर सकता था। 1930 से 48 में एग्जिस्टेड अप्रोक्सीमेटली स्मॉल बैंक्स, मतलब कई सारे 1100 स्मॉल बैंक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे थे। फास्टर डेवलपमेंट के लिए इस सेक्टर के जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 आया, बाद में इसको चेंज करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 किया गया। और इसमें क्या था, कुछ कोऑपरेटिव बैंक जो थे फॉर्म ड्यूरिंग अर्ली 20th सेंचुरी बनाए गए। बाद में दीज वर रेगुलराइज्ड अंडर बैंकिंग एक्ट, उसको बैंकिंग एक्ट में शामिल कर दिया गया, ठीक है। और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो थे ना वो रूरल एरिया में, गांव के एरिया में थे ही नहीं। तो इस गैप को कम करने के लिए नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का स्टैब्लिशमेंट हुआ, और बाद में इसको सेटअप कर दिया गया 1982 में, ठीक है। उस टाइम पे क्या था, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए 3 स्टॉक एक्सचेंज थे, ठीक है। कितने थे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। शेयर मार्केट के लिए जो हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 स्टॉक एक्सचेंज थे। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारी चीजें मेजर्स लिए कि भाई इसको ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज को प्रमोट किया जाए, ठीक है। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ बैंक्स टू सर्व कॉमन पीपल, बैंक्स की काफी शॉर्टेज हो गई भाई, जो आम आदमी है उनके लिए। सच स्मॉल बैंकिंग सिस्टम, छोटा था नहीं कोई बैंकिंग सिस्टम। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग वाज डिफिकल्ट, सेविंग उनके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी उस टाइम पे, विच नीडेड इमीडिएट अटेंशन फॉर फास्टर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इसमें देखिए व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इंडिपेंडेंस के टाइम पे व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, लोग एग्रीकल्चर पे कितना डिपेंड थे और क्या शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन था इसका इकोनॉमी के लिए, तो आपको पता है। तो प्रोडक्ट, अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप्स इंडिया वाज लीडिंग वर्ल्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कौन से क्रॉप के प्रोडक्शन में इंडिया लीड कर रहा था वर्ल्ड को। स्टेट 3 एरिया in which agriculture sector was suffering from the time of India's independence। 3 एरिया बताओ जहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर सफर कर रहा है ना। तो वो एरिया जहां पे जो बांग्लादेश में चला गया था या फिर जिसकी वजह से काफी अनएम्प्लॉयमेंट हुई। Which events contributed for industrialization in India to pick up in first half of 20th century, कौन कौन से इवेंट्स जो थे जिनका कंट्रीब्यूशन था इंडिया में, ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। तो ये कुछ क्वेश्चन है
Major setback from which Indian industry suffered around 1947. ठीक है. What was the extent of contribution of industry to the Indian economy at the time of independence? What was the consequences of this state on the Indian economy? तो ये कुछ क्वेश्चंस है, आपको ये सॉल्व करने हैं. ठीक है, इन्हीं में से हो सकता है एक क्वेश्चन कोई भी आ जाए जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड. अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स. थैंक यू सो मच.